में जिक्र किया थोड़ा सा कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो आपस में क्योंकि उनकी एक अनबन रहती है जिसकी वजह से वो बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है। ठीक है, इफेक्टेड है ऑलरेडी। तो इसको अब आपको मज़े की बात ये बताऊंगा कि दो चीज़ें हल हो जाए ना, तो फॉरेन पॉलिसी भी हल हो जाएगी, तो शायद रियासत के मसाइल भी हल हो जाए। एक तो सियासी इस्तेकाम आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, और हमारे जैसे स्टूडेंट जो हैं इनके अंदर इकोनॉमिक इस्तेकाम यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। ये माँ बाप पे डिपेंडेंट है और हमारी जो रियासतें हैं वो ग्लोबल पावर के डिपेंडेंट है। इंडिया जो है वो ब्रिक्स फोरम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब साउथ अमेरिका एज जो कॉन्टिनेंट है वहाँ और ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहे हैं, जिसको जो पाकिस्तान को भी चाहिए कि न्यू कंट्रीज के साथ और हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट शामना आदिल एंड यू वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी, जहां हम जानते हैं लोगों का ओपिनियन और जानते हैं उनका पर्सपेक्टिव और आप तक शेयर भी करते हैं। तो आज का टॉपिक उसकी तरफ आते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो फॉरेन पॉलिसी की बातें हम लोग करते तो रहते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम लोग हमारी आवाम से, स्पेसिफिकली हमारी यंग जनरेशन से पूछेंगे कि आखिर फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए एक्सेल करने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और इंटरनेशनली जो है अपना एक इमेज क्रिएट करने के लिए। तो आज लोगों से बात करेंगे इसी बारे में, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, गुड नेम? मोहम्मद हारिस। हारिस सर, आज हम आपके लिए ये सवाल लेकर आए हैं। मुझे ये बताइएगा, फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट? देखें, जहाँ तक मामला फॉरेन पॉलिसी का है, फॉरेन पॉलिसी 21st सेंचुरी में एक बेसिक टूल है दुनिया से अपने आप को कनेक्ट करने का। अगर हम फॉरेन पॉलिसी के मामला देखें तो जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, हम देखें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, बेसिकली हम वो देखते हैं कि वो एक तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिशियंस मिलकर एक आपस में उस पर लड़ते रहते हैं और वो फॉरेन पॉलिसी कभी वो डेवलप हो ही नहीं पाती। तो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी डेवलप करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो सेटअप है वो पार्लियामेंट के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी की जो कमेटी है वहाँ पे ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी और पॉलिटिशियंस भी बैठें और बैठ के इन कैमरा डिसाइड करें कि फॉरेन पॉलिसी किस तरफ शिफ्ट कर उसका जाना चाहिए। तो क्योंकि अब 21st सेंचुरी में ग्लोबल वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो फॉरेन पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस कि आप जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपनी ऐसी बनाएं जो विच इज़ फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स ऑल एंड्स। आप हर मुल्क के साथ फ्लेक्सिबल हों, आपकी ट्रेड इंक्रीज करे विच वुड लीड टू अ बेटरमेंट फॉर योर कंट्री और फॉर द पीपल। कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए फ्लरिश करने में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, कितनी सिग्निफिकेंट? देखें जी, जब रियासतें एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुई थी, ठीक है, उसमें एक मुआहदा ऐसा हुआ था कि उसमें जो रियासत थी ना, उसकी इमरजेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। उससे पहले नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोग घोड़े से मतलब घोड़े वाला जो सिस्टम था ब्रिटिश इरा से 1600 से पहले आप चले जाएं तो बहुत सी, आप इस बात से भी आपको बड़ा शौक होंगी आप कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त ब्रिटिश ने इसी बिना पे इम्पीरियलिज्म और जो कॉलोनियलिज्म है उसकी बिना पे दुनिया का 38% ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो तो कार्ल मार्क्स के आने की वजह से थोड़ी सी उस तरह से कम्युनिज्म ने फ्लरिश किया और थोड़े से मसाइल ठीक हुए, मगर उसके अलावा आप देख लें कि 64% उसके बाद भी बरतानिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। जब 1947 अगर वर्ल्ड वार 1 और 2 ना होती तो उसमें बहुत से मसाइल पैदा हो जाते, ठीक है। मगर उसके साथ टॉपिक के साथ रहा जाए तो ये बात हो जाएगी कि उसके बाद फिर एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट इस्तेमाल किए गए अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को, बेसिकली कौमी सलामती को साथ रखने के लिए। वो नंबर 1 पे ये था कि आपका रिलीजन, जो रिलीजन होगा वो एक मेजर रोल, प्रोवाइडर रोल अदा करेगा उसके अंदर, ठीक है। जैसे पाकिस्तान बना भी उसी नाम पे है, ठीक है, हमें किताबों में या लिटरेचर में पढ़ाया जाता है। उसके साथ आपकी ज्योग्राफी किस तरह से बेस कर रही है, ठीक है। मगर पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ये अर्ज की है कि ये कॉलोनियल सोसाइटी रहा है, उस साम्राज्य निज़ाम से आया। तो साम्राज्य निज़ाम में जब चर्चिल ने इसकी डिमार्केशन करवाई थी रेड कैलिफ के पास से, तो वो 1945 में ही हो चुकी थी, ठीक है। तो उसने डिमार्केशन इस तरह से करवाई थी कि आज भी आप नक्शा उठा के देख लें तो उसके अंदर ऊपर से रशिया खड़ा हुआ, इधर मंगोलिया, इधर चाइना है और इधर सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया भी बाद में यूएसएसआर टूटा है वो अफगान वार की वजह से, तो उसके साथ ही बेसिकली वो मतलब यूएस वो अपनी सेंट्रल रिपब्लिक बने हैं, मगर उसके अलावा तो वो यूएसएसआर के साथ ही खड़े थे, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे ही डिपेंडेंट थे। पाकिस्तान भी इसी तरह से था। तो पाकिस्तान को भी जब उन्होंने डिमार्केट किया तो आप देख लेंगे इंडिया को किस तरह से सामने रखा है और उसके अंदर उन्होंने बांग्लादेश डाल दिया और बांग्लादेश के साथ उन्होंने पाकिस्तान खड़ा कर दिया, ठीक है, जिन लोगों ने बनाया। और उसको वो ज्योग्राफी होगी, ये दूसरी चीज़ ज्योग्राफी है। तीसरी है कि आपकी इकॉनमी, आप कितने मतलब हाउ इंडिपेंडेंट
इकोनॉमिकली यू आर, ठीक है। तो उसके अंदर आपने देखना होता है, तो इकोनॉमी क्योंकि उन्होंने एक ग्लोबल हेजमनी क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड वार 1 और 2 या लीग ऑफ नेशन पहले बनी और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन बन गई, उसका एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक ऑप्शन था, वो ये था कि उन्होंने ये किया कि जो ग्लोबल हेजमनी होगी वो हमारे पास रहेगी। आप आज भी एक चीज़ को देखते हैं कि एक वर्ड या एक सेंटेंस बयान किया जाता है कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, तो वो ये क्यों नहीं कहते कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल सिटी या वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ग्लोबल विलेज इसलिए कहता है कि आप नंबरदारी भी निज़ाम वाला आपने सिस्टम देखा होगा कि गांव में भी आज भी नंबरदार एक ही बैठा होता है, बाकी सारे उसके सबॉर्डिनेट या मतहत ही होते हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी इस तरह से ही है कि रिलीजन जब पैदा हुआ तो उसके अंदर अफगान वार पैदा होगी, तो उसके अंदर फिर बाद में ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आए जिन्होंने ये हमारे रिलीजन का नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर दिया। दूसरे नंबर पर हमारी जोग्राफी थी, तो वो ऑलरेडी उस शक्ल्स के दौरान थी। तीसरे नंबर पर इकॉनमी थी, तो वो वर्ल्ड बैंक और IMF के अंडर आ गई, ठीक है। और जो हमारा आइन बना, आइन हमेशा एक मुकद्दस दस्तावेज़ात के तौर पे इस्तेमाल होता है कि जमहूरी मुल्क के अंदर, तो जब वो बेसिकली आइन बना तो आइन की उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन आज तक हो ही नहीं सकी कि हमारी उस तरह से फॉरेन पॉलिसी फ्लरिश कर जाए। ये तीनों चीज़ों को उन्होंने उस तरह से रखा हुआ है आज तक भी, क्यों? हमारा सरमायादार तबका भी नहीं उस तरह से चाह रहा था, और हमारे जो लोग आए हैं उनकी जो सियासी अदम इस्तेकाम यानी कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं हो सकी। और 30 साल वैसे भी हमारा जो हमारे बर्सरी, हाँ चले वो आल्दो वो ठीक ही थे मगर वो बिल्कुल सही है। हारिस सर, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी आप उसको किस तरह से देखते हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या इतनी अच्छी है कि हम लोग एक अच्छा रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं हमारी स्टेट्स के साथ, डिफरेंट स्टेट्स के साथ, ताकि हमारी ट्रेड ऑब्वियसली डिपेंड कर रही होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है? देखिए, जहाँ तक मामला फ़ॉरेन पॉलिसी का है ना, फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो मैंने बताया, पहले भी पार्ट में ज़िक्र किया थोड़ा सा, कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो आपस में क्योंकि उनकी एक अनबन रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, इफेक्टेड है ऑलरेडी। तो इसको के लिए कंसेंसस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान ने आप देखें पिछले कई दिहाइयों से न्यू मार्केट्स की तरफ कभी अप्रोच ही नहीं किया। जैसे अफ्रीका का केस है, हमारे अफ्रीका में हमें इवन पाकिस्तान में लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अफ्रीका की कंट्रीज़ कौन सी हैं, जबकि अफ्रीका की एक बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है जहाँ पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स, पाकिस्तानी सामान, पाकिस्तानी फिनिश्ड गुड्स, वहाँ पे लेदर गुड्स भी इवन एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आप देखें ज़्यादातर UAE से रिलेटेड है। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो सऊदी अरब हो गया, या गल्फ़ कंट्रीज़ होगी, GCC हो गया। इसके अलावा हमारी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा जो मिडिल ईस्ट के अलावा जो ये हमारा आसियान कंट्रीज़ जो हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनसे रिलेटेड है। एक हमारा बहुत बड़ा पार्ट चाइना से रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी का, ईरान से थोड़ा सा पार्ट रिलेटेड है। इसके अलावा भी मार्केट्स एक्सप्लोर करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम अपने पड़ोसी इंडिया में केस देखें, इंडिया जो है वो ब्रिक्स फोरम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब साउथ अमेरिका एज जो कॉन्टिनेंट है वहाँ, और ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहे हैं, जिसको जो पाकिस्तान को भी चाहिए कि न्यू कंट्रीज़ के साथ, और न्यू कंट्रीज़ तो खैर पुरानी ही हैं, लेकिन एक न्यू इसको पावर देकर फॉरेन पॉलिसी को मज़ीद बेहतर किया जाना चाहिए। सर, आपने इंडिया का जिक्र किया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और स्पेशली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, और लोग जो है बड़ा उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको इंस्पायर भी होते नजर आते हैं। इवन UAE के IT मिनिस्टर की तरफ से भी कहा जा रहा था कि मुझे बड़ा इंप्रेस करते हैं वो। तो S जयशंकर की हम बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसी है, और आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर को कैसे देखते हैं? देखें, जो जहाँ तक जयशंकर साहब की बात है, जयशंकर साहब एक हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ क्वाइट अ स्टेट्समैन ओवर द ईयर्स, ठीक है। लेकिन देखें, इंडिया में क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीडिंग टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लीडिंग टू स्टेबल गवर्नमेंट्स एंड कांग्रेस एंड द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ लेड टू अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। हमारे यहाँ पे केस ये है कि पाकिस्तान में हमारी क्योंकि गवर्नमेंट्स वीक होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, तो हमारे यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो है वो उस तरह से डेवलप हो नहीं पाई। ऑल्दो देयर वर सम नोटेबल फॉरेन मिनिस्टर्स इन द पास्ट, लेकिन करंटली भी हमें चाहिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री को चाहिए कि एक नई ऐसा एस्पेक्ट लाए जिसमें हमारे फॉरेन ममालिक के साथ रिलेशनशिप्स बेहतर से बेहतर हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इंडिया में हर साल उनके रिपब्लिक डे पे वो किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को इनवाइट करते हैं फॉर द परेड जो वो करते हैं।
हमारे 23 मार्च की कई साल तो आपको पता है परेड ही नहीं हुई ना, ड्यू टू जो कंडीशंस, टेररिज्म और मुख्तलिफ कंडीशंस की। अब शुरू हुई है, तो इनको चाहिए कि जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके प्रेसिडेंट्स को और उनके जो सरबराहान को या अमीर्स को या जो यूएई मिनिस्टर किंग्स हैं और या अमीर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं उनको बुलाएं और एक अच्छा जेस्चर ऑफ गुडविल डेवलप करें ताकि पाकिस्तान की भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ओवर द ईयर्स जो है वो बेहतर हो सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू। थैंक यू। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को करंटली आप कैसे देखते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं इस वक्त हम लोग फॉरेन पॉलिसी में कैसे हैं? सबसे पहले ना इसके अंदर मैं एक आपको मज़े की बात ये बताऊंगा कि दो चीज़ें हल हो जाए ना, तो फॉरेन पॉलिसी भी हल हो जाएगी, तो शायद रियासत के मसाइल भी हल हो जाए। एक तो सियासी इस्तेकाम आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, और हमारे जैसे स्टूडेंट जो हैं इनके अंदर इकोनॉमिक इस्तेकाम यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। ये माँ बाप पे डिपेंडेंट है और हमारी जो रियासतें हैं वो ग्लोबल पावर के डिपेंडेंट है, तो दोनों ही एक तरह से ना तकी खा रहे हैं। इंडिपेंडेंसी आनी चाहिए। इंडिपेंडेंसी या डिसीजन मेकिंग पावर आए, वो आपकी इकोनॉमी और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ आती है। ना तो आप स्किल्ड लेबर पैदा कर रहे हैं, ना उस तरह से अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ना उस तरह से मेंटल एज वेल एज पब्लिक हेल्थ पे काम उस तरह से हो रहा है, ठीक है, और ना ही बेसिकली उस तरह से डायरेक्शन मिलती है हमें कि हम इंडिपेंडेंट डिसीजन कर सकें। आप आज भी देख लें कि जब भी हम देखते हैं तो इकोनॉमिक ट्रेंच हम मांगने चले जाते हैं, अभी भी रिसेंटली ये मिलेगी, और उसके साथ ये है कि जो एक बंदा सही तरह से आता है, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल है, चाहे वो शौकत तरीन है, चाहे वो कोई और बंदा है, वो अपनी पॉलिसी को रेगुलेट करने ही लगता है, तो पीछे से मीडिया और मुख्तलिफ स्टेट का ऑर्गन्स उसको चलने ही नहीं दे रहे होते, तो उस वजह से फॉरेन पॉलिसी काम है। उसामा, टॉकिंग अबाउट आवर नेबर कंट्री इंडिया, बड़ी बात हो रही है उनकी फॉरेन पॉलिसी की, उनके फॉरेन मिनिस्टर की, जो उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है। आपके ख्याल में आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को लाइक लेट्स जस्ट हैव अ सॉफ्ट कंपैरिजन, तो आप उसको कैसे देखते हैं? हाँ, इसको भी ना आप पीछे जाके देखें। सबसे पहले तो इस चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो था ना, जो पाकिस्तान में आर्मी के जो लोग आए हैं ना, यानी ज़िया साहब आए हैं, अयूब साहब आए हैं, तो ये ऑलरेडी ना वर्ल्ड वार 2 में ये काम ऑलरेडी करके आ चुके थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसको कंपैरिजन दूसरी तरफ क्योंकि हमारी मिलिट्री ही काफ़ी देर यहाँ पे मुल्क में रही है, तो मिलिट्री के साथ इसका कंपैरिजन बनता है। मगर नेहरू साहब ने सबसे अच्छी पॉलिसी ये बनाई थी कि उन्होंने अपनी जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसकी सिक्योरिटी को मेनटेन करने के लिए उन्होंने एक IB का निज़ाम बना दिया। उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो आज भी काम करती है, और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी मतलब उनकी अभी भी सिक्योरिटी होती है। मगर पाकिस्तान में हमारी जो सिक्योरिटी है वो जब सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी आर्मी सिक्योरिटी का आप भी देख लें कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसके पीछे एक नेवी का बंदा या एक आर्मी का बंदा पीछे बैठा होता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उन्होंने डेमोक्रेटिक स्पिरिट को सामने ले। दूसरी जो हमारा आइन बना वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बना, मगर उसको सही मानों में कभी भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। कभी किया गया तो इस्लाम को अपने मकासद पे ही किया गया, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, अफगान वार ऑन टेररिज्म और मुख्तलिफ चीज़ें इस छोटी सी रियासत ने क्या कुछ नहीं किया। आप इस बात को जानें कि आज तक 9/11 के बाद हमने कोई एक भी डायरेक्ट जंग नहीं लड़ी, और हमने अपना 80,000 बंदा मरवा लिया है। अब और कोलेटरल डैमेज में आपने ज़रब अज़ब किया, रद्दुल फसाद किया, उसके साथ कितनी सवाबी ये मालाकंड और आपने ऑपरेशन किया, और कितने कोलेटरल डैमेज में जो इनोसेंट मारे गए वो तो आपने पूछे ही नहीं ना उनसे, सही है। ये एक सामने चीज़ आई, और उससे दूसरी तरफ लेकर आए तो उधर आज तक भी एक 1962 में एक वार हुई थी, वो भी न्यूक्लियर की बेसिस पे हुई थी, चाइना और उसकी साइनो इंडियन वार हुई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी जो लाइन्स थी LAC वो बिल्कुल ठीक कर ली थी, और उसके बाद भी आज देख लें कि डायरेक्ट इंडिया हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट करता है। बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया या बाकी, उससे वो बेसिकली बिहाइंड द बैक स्टेज काम कर रहा है। हमें तो अभी तक अपने मुख्तलिफ ममालिक से ही नहीं अपनी टसल हमारी ख़त्म हो रही ना। तीसरे नंबर में क्या है कि उनका जो आइन बना था, जो मैंने पहले बात की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, उनका आइन बना था सेकुलरिज्म पे, हमारा आइन बना था रिलीजन की बेसिस पे। मगर आप ये देख लें कि कैपिटल जी मैं उस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ना खुद इजाजत तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।